पिछले वीडियो में हम लोगों ने 45 प्रश्न तक कर दिए थे। ठीक है, आज हम लोग 46 नंबर प्रश्न से करेंगे। देखिए 46 नंबर जो प्रश्न का है कि लोहा की वस्तुओं को जस्तीकरण क्यों किया जाता है। है कि जो लोहा की वस्तु होती है उसे हम जस्तीकरण आखिर क्यों करते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर लिखेंगे कि जस्तीकरण स्टील और लोहे को जस्ता की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाने का एक तरीका है। देखिए जो जस्तीकरण है वो क्या है कि मतलब लोहा को जंग से बचाने का एक तरीका है। ठीक है, जस्तीकरण एक धातु में जस्ता की एक सुरक्षात्मक परत लगाने की प्रक्रिया है। यह लोहे की जंग को रोकने की एक बहुत ही सामान्य विधि है। ठीक है, यानी कि यह जो जस्तीकरण जो विधि है वह क्या है कि लोहे को मतलब लोहे को जंग लगने से बचाने की एक विधि है, एक तरीका है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न हम लोग 47 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या है कि 47 में कह रहा है कि किण्वन की क्रिया क्या है, इसमें कौन सी गैस निकलती है। भैया लिखेंगे उत्तर में कि जब बड़े कार्बनिक यौगिक एंजाइम या ईस्ट के सहारे टूटकर छोटे छोटे यौगिक में परिणत हो जाते हैं तो ऐसी घटना या क्रिया किण्वनीकरण कहलाती है। किण्वनीकरण प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह बाहर निकलता है। ठीक है, यानी कि इस जो किण्वनीकरण जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को जब पूरा होता है तो उसमें से CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, चल देखिए अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि एनोडीकरण क्या है। लिखेंगे एल्युमिनियम को वायु के संपर्क में लाने पर उसकी सतह पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण हो जाता है। कि जब एल्युमिनियम को हम वायु के संपर्क में लाते हैं तो उसके सतह पर यानी कि ऊपरी सतह पर ऑक्साइड की एक पतली सी परत जो है जम जाती है जो उसे संक्षारण से बचाती है, और वह जो परत होती है उसको संक्षारित होने से बचाती है। ऑक्साइड की परत को मोटे करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर मुक्त ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके इसकी सतह पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, यह जो प्रक्रिया है इस पूरे प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर प्रश्न है। 49 नंबर कह रहा है कि साबुनीकरण क्या है, यह एस्टिकरण से किस प्रकार भिन्न है यानी कि अलग है। लिखेंगे उत्तर में कि साबुन उच्च अनुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण होता है एवं ग्लिसरॉल मुक्त होता है। ठीक है, तो एस्टिकरण में अम्ल तथा एल्कोहल से अभिक्रिया द्वारा एस्टर तथा जल बनते हैं। उदाहरण स्वरूप एसिटिक अम्ल एवं एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर एथिल एसीटेट का बनना एस्टिकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न का 50 नंबर कह रहा है कि एस्टिकरण क्या है। तो लिखेंगे कि एस्टिकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बनिक अम्ल से अभिक्रिया कर एस्टर का निर्माण करते हैं।
यथा सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करके एथिल एसीटेट बनाता है। ठीक है, एसीटेट जो है वो बनाते रहता है हमेशा। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर, कहता है कि संयोजकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि किसी तत्व की संयोजकता प्रायः संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को 8 में से घटाने पर क्या होता है कि प्राप्त होता है, वही संयोजकता आपका कहलाता है। देखिए अगला प्रश्न कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे कि वैसे पदार्थ जिसकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया में वृद्धि हो जाता है, जबकि उपस्थिति पदार्थ कोई अभिक्रिया नहीं करता। जैसे पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन बनता है, परंतु जब उत्प्रेरक के रूप में MnO2 मिलाने पर तीव्र गति से O2 बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कह कि 53 नंबर की हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, लिखेंगे। देखिए प्रश्न है 53 नंबर, चलिए लिखेंगे कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन तत्व द्वारा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के अपचयन की क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। उदाहरण में Pb उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर एथेन जो है बनाता है। ठीक है, चलिए लिखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर, कहता है कि इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। देखिए लिखेंगे उत्तर कि इथेनॉल से जब ऑक्सीजन परमाणु प्रतिक्रिया करता है तो इथेनॉल के 2 हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से संयुक्त होकर जल का एक अणु बनाकर अलग हो जाते हैं, जिससे इथेनॉल बनता है। किसी अणु से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर बने हुए इथेनॉल से जब एक परमाणु ऑक्सीजन जुड़ता है तो इथेनोइक अम्ल बनता है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसीलिए देखिए अगला प्रश्न लिखेंगे हम लोग 55 नंबर। देखिए 55 में है कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि एवं क्लोरीन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखें। लिखेंगे उत्तर में प्रयोगशाला में मीथेन गैस सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के 1:4 के अनुपात में बने मिश्रण को गर्म करके तैयार किया जाता है। इसे गैस एक मिनट कहते हैं इसे गैस घट में जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र किया जाता है। क्लोरीन से अभिक्रिया विसरित सूर्य प्रकाश में मीथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया के फलस्वरूप उसके चारों हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से 4 क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न क्या था कि लोहा के एक प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखे। इस अयस्क का सांद्रण कैसे होता है। लिखेंगे उत्तर में कि लोहा का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है। ठीक है, Fe2O3। अयस्क का सांद्रण सर्वप्रथम अयस्क का चूर्ण बना लिया जाता है। अब चूर्ण अयस्क को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। चूर्ण अयस्क को एक विद्युत चुंबकीय ध्रुवों पर चलने वाले बेल्ट पर डालकर मशीन को चालू कर दिया जाता है। अयस्क चुंबकीय होने के कारण चुंबक की ओर आकर्षित होकर एक पात्र में गिरता है, जबकि अनुचुंबकीय अशुद्धियाँ अयस्क से पृथक होकर यानी कि अलग होकर एक अलग पात्र में गिरती है। इस प्रक्रिया के द्वारा लोहे का सांद्र
अयस्क प्राप्त हो जाता है। ठीक है, निर्धारित इकाई सांद्रता से अयस्क जो है प्राप्त हो जाता है। चलिए आते हैं, अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर प्रश्न है और आपका ये लास्ट प्रश्न है। लेकिन आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है क्यों? लिखेंगे कि आयनिक यौगिक का निर्माण धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से होता है, जिनके बीच मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इन बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका चैप्टर नंबर जो 4 है, आपका चैप्टर 4 आज आपका समाप्त हो गया। ठीक है, इसका एंड हो गया, द एंड। चलिए कल से हम लोग चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।